कल की क्लासेस में इंटरफेरेंस हो गया, अब पुरानी क्लासेस में इंटरफेरेंस कंप्लीट हो चुका ना। किसे कहते हैं व्यतिकरण सबको पता है, ठीक है। इंटेंसिटी का मैक्सिमम या मिनिमम होना जब दो वेव एक साथ चलती है, तो वही है मैक्सिमम होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सब उसी व्यतिकरण मिलता है जहां पर हमें कुछ देखने को मिलता है, उजाला लाइट होती है, और जहां अंधेरा होता है वहां इंटेंसिटी कम होती है ज्यादा होती है, वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है और वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आता है, कितना आता है बेटा, देखना पड़ रहा है कितना। कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव का मतलब सपोसिव व्यतिकरण है ना, उसके लिए आपका आता है क्या, एल लैम्डा, और डेल्टा फाई कितना आता है, 2n पाई, 2n पाई, जहां n की शुरुआत करते हो जानबूझ के 0 से। बताया था तुम लोगों को मैंने कल की क्लास में, सब बताया था कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई का होता है 2n माइनस 1 इंटू पाई। रिवीजन करके बैठोगे तो ही क्लास अच्छी चल पाती है। दूसरा पाथ डिफरेंस कितना आता है, डेल्टा लैम्डा कितना आता है बेटा, डेल्टा x n माइनस 1/2 लैम्डा। और एक और कॉन्सेप्ट जो जाते जाते तो न्यूमेरिकल किया था, अगर सेम इंटेंसिटी वाली, समान तीव्रता वाली दो तरंगें एक साथ आगे चल रही हैं और वो इंटरफेरेंस करती हैं, व्यतिकरण करती हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो सकती है उसका फार्मूला क्या होता है, परिणामी तीव्रता I का 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय 2। अच्छा, यही इंटेंसिटी से क्या एम्पलीट्यूड भी बताया गया था। एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या था, A = जो 4 था वो 2 हुआ, जो I0 था वो A0 हुआ, है कि नहीं है, तुम्हें पता नहीं है ये, जो I0 था वो क्या हुआ, A0 हुआ, तो A = 2A0 cos पाई बाय 2। इंटेंसिटी में भी स्क्वायर, इंटेंसिटी में स्क्वायर था cos पर, लेकिन I0 पे स्क्वायर नहीं था, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है इंटरफेरेंस होगा कैसे, प्राप्त कैसे करेंगे, मिलेगा कैसे हमको, ये हम कैसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था, जो ये अब पढ़ रहे हो ये डेली लाइफ का फिनोमेना नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का फिनोमेना है। मतलब समझो, डेली लाइफ में लाइट का सामना किससे होता है, छोटे ऑब्जेक्ट या बड़े ऑब्जेक्ट से, स्पोर्ट से। वो लाइट आ रही है, स्पोर्ट पे इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट की वेवलेंथ और कहां, इसकी डायमेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जनरली फिनोमेना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जब इसी लाइट का सामना बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होता है, बहुत छोटे होल, कॉर्नर्स, ऑब्स्टिकल से होता है, तब उस समय कुछ अलग फिनोमेना देखने को मिलता है। फिर आप बेक ऑप्टिक्स से शुरुआत करते हो, पता है ना इस चीज को। तो ऐसे केस में ये पढ़ा जाता है। अब आप खुद ही देखो कि ये लाइट सीधे हम लोगों पे गिर रही है, हम काफी बड़े ऑब्जेक्ट्स में कंसीडर कर जाते हैं, है ना, उसकी डायमेंशन और हमारी डायमेंशन बहुत, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 से 8000, इतना ही तो रखते हैं ना इंस्टा में। कहाँ वो काम लोग 4-4, 5-5 फुट वाले इंसान सोचो, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब अगर हमें ये इंटरफेरेंस चाहिए, तो इंटरफेरेंस के लिए जिन सोर्स की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध स्रोत। हिंदी में नाम है कैसा स्रोत, कला संबद्ध, कला संबद्ध स्रोत, संबंध नहीं, संबद्ध। संबद्ध का मतलब साथ साथ बंधा होना। अब साथ साथ बंधा होने का फायदा क्या होगा, एक में परिवर्तन करोगे, साथ साथ बंधा, भाई कोहेरेंट सोर्स भाई क्या कह रहा है, साथ संबद्ध, साथ साथ बंधा होना। एक में परिवर्तन करोगे दूसरे में वैसा ही चेंज आ जाएगा, एक साथ बने हुए हैं, इसे कैसा सोर्स कहा जाएगा, कोहेरेंट सोर्सेस। तो अगर इंटरफेरेंस चाहिए तो कैसा सोर्स चाहिए आपको, कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए। हिंदी में नाम है कला संबद्ध स्रोत, समझे ना। अगर तुमको ऐसा करना है तो आप कोहेरेंट, आप लोगों को YouTube वगैरह में वीडियो देखा होगा तुम लोगों ने, रील्स वगैरह में, कि एक बॉल लेते हैं, तालाब एकदम शांत पानी हो, एक बॉल लेते हैं और ऐसे ऐसे उसमें वेव क्रिएट करते हैं, और बगल ही दूसरी बॉल लेते हैं और दोनों एक साथ करते हैं। अब उसको बॉल को डिस्टर्ब करने वाला पानी के जो सरफेस है उसको डिस्टर्ब करने वाला एक ही इंसान है, एक साथ ऊपर नीचे करता है वो। अब एक साथ ऊपर नीचे करेगा तो क्या होगा, इधर भी डिस्टर्बेंस और इधर भी, दो दो सोर्स हुए। और जब इंटरफेरेंस आप कर रहे थे, कितने सोर्स लेकर के कर रहे थे, तो I1 I2 A1 A2, हर बार कितने को लेकर पढ़ा जा रहा है, दो को, तो दो लेकर के करा जाएगा, तो उनकी जो वेव्स से जो बन सकता है, पैटर्न मिल सकता है, वो होता है आप लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। आगे चल करके पढ़ा जाएगा व्हाट इज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इंटरफेरेंस पैटर्न से पहले हमारे लिए जरूरी है कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे कैसे भाई, बनाने में कोहेरेंट सोर्स है दो लोग आया, एक ही इंसान किया, एक ही इंसान, अकेले इंसान ने दो सोर्स बनाया। अकेले इंसान ने कितना सोर्स बनाया, एक इंसान ने दो सोर्स बनाया, तो बंधा तो इसी से है ना, अकेले से ही तो बंधा है, और फिर उसने ऊपर नीचे किया, तो जिस हिसाब से इसको कर रहा है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है,
सोर्स पर। तो देखो ऊपर नीचे कर, जैसे जैसे जिस हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे वो एडजस्ट हो रहा है। अब जैसे मैं इसकी फेज में चेंज करना चाहूंगा वैसे इसकी भी फेज में चेंज करूंगा। ऐसा इनकी कला एक दूसरे से संबंधित रहेगी, जुड़ी रहेगी। जैसा इस एक में चेंज करोगे वैसा दूसरे में करोगे, और इस हिसाब से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो सोर्स कैसे होने चाहिए? सेम नहीं, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। किसी तरीके से अगर हम किसी तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मेरे पास कोई सोर्स है जिससे लाइट सभी डायरेक्शन में आगे निकल रही है, सभी डायरेक्शन में आगे चल रही है, किसी तरीके से इस सोर्स से हम लोग अकेले सोर्स से दो सोर्स बना ले। एक सिंगल सोर्स से कितने सोर्स बना ले? दो सोर्स बना ले, कुछ इस हिसाब से। ना देखो, और ये जो होल्स है बहुत नैरो है, बहुत ही संकीर्ण है ना, ये दोनों के दोनों। एक सोर्स से कितना बनाया हमने? दो। अब सबको हाइगन्स वाला वेव प्रिंसिपल पता है कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से सेकेंडरी शुरू हो जाएगा, बाकी सब तो रुक जाएंगे। तो जो लाइट आगे जाएगी वो यहाँ से चलते हुए जाएगी और यहाँ से सेकेंडरी चलेगा। यहाँ से भी कैसा चलेगा? सेकेंडरी, है कि नहीं है? अब ये आगे चलेंगे तो इनके चलने की वजह से अब यहाँ से सेकेंडरी चलना शुरू होगा, ये इसका भी सेकेंडरी चलना शुरू होगा। ठीक है, अभी इसको जानोगे समझोगे। तो एक सोर्स से कितना सोर्स बना लिया मैंने? दो सोर्स, एक S1 एक S2। अब जैसे जैसे मैं अब इन दोनों को जो भी आगे स्लिट वगैरह ग्रेटिंग वगैरह लगाई गई है उसमें ऐसा करा गया है, दो दो होल कर दिए गए, छोटे छोटे पास पास रखे गए हैं। अब जैसे जैसे मैं इस सोर्स को इधर उधर करूंगा, आगे पीछे करूंगा, वैसे वैसे S1 S2 के साथ सेम चेंज आएगा। ऊपर करूंगा, नीचे करूंगा, आगे करूंगा, पीछे करूंगा, S1 S2 में सेम चेंज आएगा। यानी एक की फेज में जैसा चेंज करोगे एक की कला में, वैसे ही दूसरे की कला में भी सेम चेंज आता है। और ऐसे सोर्सेस को कहा जाता है, ऐसे स्रोत को, इसको नहीं कहोगे, इसको नहीं कहोगे। S1 और S2 को क्या कहोगे? कला संबद्ध स्रोत। अगर इन दोनों का फेज डिफरेंस जीरो हो या कह दीजिए कांस्टेंट हो, कलांतर क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर इनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कांस्टेंट होता है तो क्या कैसे स्रोत कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। किसी तरीके से एक मूल स्रोत से दो स्रोत बना लिए जाए तो एक की कला में परिवर्तन करने पर दूसरे में ठीक वैसा ही परिवर्तन होता है। ऐसे स्रोत को कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। और अगर व्यतिकरण कराना चाहते हो, इंटरफेरेंस चाहते हो, तो आपको स्रोत कला संबद्ध रखने ही होंगे। इंटरफेरेंस कराना है तो सोर्सेस का कोहेरेंट सोर्सेस होना जरूरी है, क्योंकि फेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते हम लोग, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। फेज ज्यादा होगी कम होगी, कोई आगे कोई पीछे, कोई खूब पहले अपने पीक वैल्यू को पा ले रहा है, कोई बैठा है जमीने पर, तो हो गया इंटरफेरेंस, हो गया, फिर देख भाई। इसलिए क्या ध्यान देने वाली बात है कि कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी फेज डिफरेंस क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या बताया मैंने डेफिनेशन? अगर एक मूल स्रोत से दो स्रोत बना लिए जाए तो एक की कला में परिवर्तन करने पर दूसरे में भी ठीक वैसा ही चेंज होता है ना। अगर हम एक सिंगल सोर्स से डबल दो सोर्स बनाते हैं तो एक की कला में चेंज करोगे, फेज में चेंज करोगे तो दूसरे में सेम चेंज होता है, और ऐसे कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। समझ में आया? इसके लिए डेल्टा फाई कितना होता है? कांस्टेंट होता है। ये हो गया कोहेरेंट सोर्सेस। अगर इंटरफेरेंस चाहते हो तो ये होगा। तो कंडीशन बताई जाती है, शर्तें कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। व्यतिकरण के लिए शर्तें, सबसे पहला ये तो चाहिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए ही चाहिए, हर हाल में मुझे कोहेरेंट सोर्स चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो आप व्यतिकरण कभी नहीं पा सकते। हो सकता है आपको कल इकट्ठा ही मिल जाएगा, हो सकता है कल आपको उठा ही मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो हमें कैसा सोर्स चाहिए? कला संबद्ध स्रोत होने ही चाहिए। दूसरा, ये होल्स बहुत बड़े हो या बहुत छोटे हो, सीएस कोहेरेंट सोर्सेस। इसके बारे में बताओ। ये जो होल है ये बहुत, इनकी डायमेंशन बहुत ज्यादा रखे और डायमेंशन बहुत कम रखे। इनकी डायमेंशन मतलब होल्स शुड बी, है ना, जो ये होल्स करे गए हैं S1 और S2, है ना, S1 स्लिट्स का नाम रखते हैं स्लिट, S1 एंड S2 इन्हें स्लिट कहेंगे। स्लिट शुड बी टू नैरो, बहुत ही संकीर्ण होनी चाहिए। अगर आप इसको बहुत बड़ी कर देंगे, बहुत बड़े बड़े होल कर दिए तो प्रकाश सीधे आएगा और सीधे चला जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? लाइट सीधे आएगी और सीधे चली जाएगी, आप वेव ऑप्टिक्स के फिनोमेना में पहुंच ही नहीं पाएंगे। वेव ऑप्टिक्स चाहिए तो सबने पढ़ रखा है कि लाइट की जो डायमेंशन है उसके इक्विवेलेंट डायमेंशन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की, जिससे वो टकराएगा।
जिन वस्तुओं से लाइट सामना करने चल रही है उनकी बीमाएं, उनका आकार किसके बराबर होना चाहिए? लाइट की वेवलेंथ के इक्वल हो, कंपैरेटिवली तो इक्वल ही हो। तो S1 और S2 should be टू नैरो। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी शर्त ध्यान से देखना, S1 और S1 खूब ऊपर कर दो और S2 खूब नीचे कर दो और सोर्स ऐसे रख दो, क्या ये ऐसा हो पाएगा? तो S1 और S2 पास पास हो, दूर दूर हो, पास पास हो। S1 और S2 के बीच की दूरी को लिखा जाता है स्मॉल d। क्या लेटर लिखते हैं? S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस को लिखा जाता है स्मॉल d, और स्मॉल d लिखने का मतलब d ही बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो? अरे d खुद ही स्मॉल है और ये बताता है कि d should also small, d should be also very small, इसको भी बहुत छोटा होना पड़ेगा। दोनों के द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स S1 और S2 के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अच्छा, एक और चौथा चीज, ये जो सोर्स है इसको मैं ले जाकर अनंत पे रख दूं और स्लिट लगा के ऐसे बैठूं, ये बुद्धिमानी है बेवकूफी है? खुद से बताओ। स्लिट ले जाकर के सोर्स ले जाके अनंत पे रख दूं खूब दूरी पर, और यहां लेकर स्लिट ऐसे बैठ जाऊं, ये छोटी छोटी स्लिट, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा उस हिसाब से? जो उम्मीदें हैं वो नहीं होंगी। यानी सोर्स को भी बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सोर्स भी स्लिट के क्या हो? क्लोज हो। सोर्स जो मूल सोर्स है, पैरेंट सोर्स है, सोर्स शुड बी क्लोज टू, इसका नाम क्या रखा मैंने? कोहेरेंट सोर्स। अरे यार कोहेरेंट सोर्स क्या है? इनका S1 S2 का क्या है? स्लिट है ना? स्लिट शुड बी क्लोज टू, सोर्स शुड बी क्लोज टू स्लिट। कोहेरेंट सोर्सेस स्लिट से काफी क्लोज होना चाहिए, बहुत दूर नहीं हो। दूर होगा तो भाई क्या मतलब है? आपको वो इंटेंसिटी मिलेगी नहीं, सब फैल जाएगी, है कि नहीं है? अगर आपको पढ़ना ही है तो आप इस लाइट के क्लोज आके पढ़ेंगे, अपने घर पे जाकर के अभी आएगी ना लाइट 3 बजे 10 से आ रही है और खुद दूर जाकर कैसे पढ़ोगे? खुद से सोचो, कॉमन सेंस नहीं है। इसलिए स्लिट को सोर्स के पास होना चाहिए ही चाहिए। ये बात समझ में सबको? ये बात समझ में? D should be also very small, S1 S2 should be too narrow, है ना? और कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और बताइए, और हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो डेफिनेशन पढ़ाई जा रही थी तो सबको मैंने शुरू में बताया था कि इनके एम्पलीट्यूड है कि नहीं है? बराबर या लगभग बराबर हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम हो, बताया था। चलिए, ध्यान नहीं रहता ना हर टाइम पर। तो सोर्स शुड बी क्लोज टू स्लिट, बहुत अच्छा बात है। और आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? मैंने क्या बताया था? ए एम्पलीट्यूड बराबर या तो लगभग बराबर हो, और दूसरा फ्रीक्वेंसी बराबर ही हो। अरे फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करे, सोर्स ही एक है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम हो ही गई, समझ? अरे भाई एक क्या सोर्स है? इन दोनों के लिए तो एक ही सोर्स है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड भी इक्वल हो या अप्रोक्सीमेट इक्वल हो, चल जाएगा। एम्पलीट्यूड से दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन फ्रीक्वेंसी से दिक्कत हो सकती थी, इसलिए फ्रीक्वेंसी को सेम रखा गया। ये सब किसकी कंडीशंस हैं? व्यतिकरण के होने की शर्तें हैं कि कैसे होगा। और कोहेरेंट सोर्स की खास बात क्या है? ऐसा सोर्स होता है जिसका फेज डिफरेंस, जिसका कलांतर क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं बदलने वाला होता है। क्लियर है? अब आता है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना? यही तो है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग सीखते हैं कि कैसे हमें मिलता है वो पैटर्न वगैरह। ठीक है, ये मिटा दूं। स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, स्लिटों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, S1 S2 जो स्लिट है, और स्लिटों के बीच की दूरी भी बहुत कम होनी चाहिए, और स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, आवृत्ति बराबर और आयाम भी लगभग बराबर ही होना चाहिए। बस, और तो कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रही बेटा। एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक मेरा एक सवाल है, सब लोगों को डिस्पर्जन याद है? डिस्पर्जन, विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन कब देखने को मिलता है? जब ऐसे लाइट आए और सब गुजर जाए? नहीं। क्या वो किसी स्क्रीन पर गिरे तो वहां नजर आता है? तो ये सब नजर कहां आएगा? स्क्रीन पर। तो स्क्रीन भी तो साथ होनी चाहिए। अब आप सोचो, इंटरफेरेंस कराना चाहते हो तो जैसे निकला ये लगा दिया स्क्रीन, सर बगल ही लगाओगे? सोचो, निकला इसकी वेव मिलने ही नहीं पाई और चिपका दिया स्क्रीन, सर कहां दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा करोगे? ये डी
स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? ज्यादा रखोगे ना, कोशिश तो करोगे कि ज्यादा रखोगे। स्लिट और स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को लिखा जाता है कैपिटल डी। स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को लिखा जाता है कैपिटल बी। स्लिट है ना, कला सम्मत स्रोत और ये स्क्रीन पर्दा, इनके बीच की दूरी को लिखते हैं कैपिटल डी, और डी ज्यादा हो या कम हो स्लिट ही कहते हैं, है ना? हाँ स्लिट ही कहते होंगे। ये स्क्रीन पर्दा, इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा हो या कम हो? कम रखने का फायदा, कम रखने का नुकसान, इंटरफेरेंस कर ही नहीं पाएंगे। दूर रखोगे तो इंटरफेरेंस करेंगे और कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर छठवां जो पॉइंट बच्चों ने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैपिटल डी, वो भी देख के बताया बच्चों ने कि डी भी हमारा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कैपिटल डी बड़ा हो, स्मॉल डी छोटा हो, ये तो कॉमन सेंस भी कह रहा है सर कि स्मॉल डी छोटा ही रखेंगे, कैपिटल डी बड़ा। इसलिए उन सबका सिंबल भी देखो क्या सिलेक्ट करा गया है, कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी को जानबूझ के बड़ा करा गया। चलो मिटा रहा हूं बेटा सब कुछ। देखिए अब आपका आता है, अब सब लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, नहीं याद होगा? ठोसों के यांत्रिक गुण, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉड्यूलस, नहीं याद है? y इक्वल टू एफ एल अपान ए एल, वाई पढ़ा था। यंग्स वही यंग्स आते हैं यहां भी, 11th में साथ थे ही आपके, 12th में भी आपके साथ आए, और 12th में आकर के वो यहां पर अपना YDAC का एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब डुई स्लिट, ये जो डबल स्लिट रखी गई है ना, इन दो स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट कैसा है पहले वो एक बार वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब अभी भी दिक्कत है? यार पढ़ाने दे, कौन सा कोई पढ़ता है इससे? कोई नहीं पढ़ता। बोर्ड दिख रहा है ना, बस। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, यहीं बुला के मार सकता हूं, ये बात ध्यान रखा करो। चलो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यंग्स मॉड्यूलस। बेटा यंग्स मॉड्यूलस वहां था 11th का, तो वही चक्कर में पड़े रहो बस। 12th में आओ, हम पढ़ते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट से काम नहीं चला, कितनी स्लिट रखी जानबूझ के? 2 स्लिट, S1 और S2, याद है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया गया उस चीज को ध्यान से देखते हैं। ये पहली स्लिट, ये आपका S1, ये आपका S2। अब जैसे बना रहे हैं वैसे दांत, सबको पता है कि वेव के अंदर क्या होता है। ये ऐसी वेव होती है ना, इसको बोलते हो आप श्रिंग, ऊंचाई को, और गड्ढे को गर्त, क्रिस्ट और ट्रफ बोला जाता है ना। तो ये आपके हैं। अब मैं इसमें श्रिंग और गर्त दिखा नहीं सकता क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि वेव फ्रंट ऐसे आगे पीछे चलता है, इसलिए श्रिंग और गर्त दिखाने के लिए मान लो यहां पर सोर्स रखा है मैंने, उस सोर्स से वेव चल रही है ऐसे ऐसे चल के, जो ऐसे जा रही है वो तो रुक गई, ब्लॉक हो गई, लेकिन जो इनसे जाएंगी और इनसे जाएंगी वो तो बाहर निकलेंगी, और यहां से सेकेंडरी शुरू होगा, चलेगा ना द्वितीयक। और जब द्वितीयक चलेगा तो सबसे पहले यहां से मिला श्रिंग को मैंने कंप्लीट लाइन से बनाया, और जो गर्त है उसको मैंने डॉट डॉट लाइन से बनाने की कोशिश करी, और सेम रेडियस का, सेम सेंटर का, इक्विसेंट्रिक। ये श्रिंग, पहला वाला श्रिंग है क्रिस्ट, और दूसरा वाला गर्त है ट्रफ। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? फिर से वही मिलेगा, ऊंचाई है ना, फिर से हाइट मिलेगी, और फिर से उसको ऐसे बनाया गया, फिर से। अच्छा, ऊपर भी नहीं नीचे भी ऐसा सेम हो रहा है, तो एक बार ऊपर वाला बनाते हैं, उसके बाद नीचे वाला भी देखते हैं। इसको बनाते समय क्या ध्यान रखना है? सेंटर सेम हो, और रेडियस जो यहां रखोगे वही यहां रखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी जो रेडियस यहां है 1 सेंटीमीटर, सेम 1 सेंटीमीटर की रेडियस यहां भी होगी। अब अगला मैंने 2 सेंटीमीटर के लिए उसके ट्रफ बनाया है, तो वहां भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये बनाना तो सेम ही बनाना, आप लोग क्लियर है? दूर हो जाता है यार, एक तो टाइम का अभाव रहता है। देखना भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। क्रेस्ट रफ नजर आ रहा है, मैं लिख देता हूं भाई, नहीं तुम लोग सोचोगे ये है आपका क्रेस्ट, श्रिंग, और ये ट्रफ है।
काउंट करो, दोनों में सब सेम चल रहा है। 1 कितने क्रेस्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब सही चल रहा है ना। इन दोनों को मिलाए यार यहाँ पर। देखो इसका क्रेस्ट मिल चुका है ना। अब चलते हैं और बनाने। अभी इंटरफेरेंस हुआ कि नहीं हुआ कहीं? अभी नहीं, शायद तुम्हें यहाँ लगा होगा कि सर दोनों के स्ट्रिंग मिल गए, अब थोड़ा सा हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, अगर एक ये पहली वेव और ये दूसरी वेव, अगर ये और ये मिलेगा, आई मैक्सिमम होगा आई मिनिमम होगा? मैक्सिमम मिनिमम। अगर ये दोनों मिलेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम। अबे ये भी समझाना पड़ेगा, ये मिनिमम होगा, क्या होगा? मार दूंगा अगर मिनिमम बोल दिया तो। ये मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये और ये मिल गए तो तब मिनिमम, तब तो जीरो। तो आइए देखते हैं कहां पर जीरो हो रहा है, कहां मैक्सिमम और कहां मिनिमम। फिर से यहां पर क्या बनेगा? अगला क्या है? गर्थ। ठीक, इधर क्या बनेगा? नीचे, जैसा ऊपर बनाओ वैसा नीचे भी बनाओ। यार तुम लोग कॉपी में बढ़िया एकदम अच्छी रेडियस करके बनाना, एकदम बढ़िया रेडियस से। अच्छा, बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी में बना भी है डायग्राम। ठीक है, और चलो अब आगे और बड़ा बनाने के लिए समय बर्बाद करना सही नहीं लग रहा है। सब कुछ क्लियर है ना? S1 S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d क्लियर है ना? सोर्स, केवल सोर्स ही नहीं होना चाहिए, सोर्स के साथ और क्या हो रहा है? ये पैटर्न कहीं देखना है तो सामने क्या होना चाहिए आपके? स्क्रीन। तो ये मैंने रखा स्क्रीन। सोर्स और स्क्रीन के बीच कोहेरेंट सोर्स, कला समझ, स्लिट, और इसके बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए? बड़ी। और स्मॉल डी छोटा होना चाहिए, मतलब स्लिट पास हो, दूर ना हो। अब ध्यान से देखो, जहां जहां क्रेस्ट मिल रहा हो, जहां जहां ट्रफ मिल रहा हो, ट्रफ मिल रहा हो, क्रेस्ट मिल रहा हो, इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा और वहां मिलेगा आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण, और वहां आपको ब्राइट देखने को मिलेगा। वहां उजाला होगा, वहां लाइट होगी। और जहां जहां क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे होंगे, यानी पॉजिटिव वाला और आपको नेगेटिव वाला, जहां जहां ये मिल रहे होंगे, वहां समझ जाइएगा कि वहां अंधेरा होने वाला है, क्योंकि इंटेंसिटी जीरो होने जा रही है। ढूंढिए जरा, ध्यान से देखो, ये देखिए ध्यान से, ये और ये ऐसे चल करके आगे चल करके यहां पैटर्न बनाएंगे। ये जो पैटर्न बनेगा, आई मैक्सिमम का है, आई मिनिमम का है। क्रेस्ट मिल रहे हैं, तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये है आई मैक्सिमम का, ये आपका आई मैक्सिमम का। इधर वाला देखिए ध्यान से, ये वाला, ये और ये ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का ये देखो सेम पैटर्न बना रहे हैं, यहां पर कहीं बनाएंगे, और ये भी कैसा होगा? मैक्सिमम मिनिमम। ये भी आई मैक्सिमम होगा, यानी यहां भी ब्राइट उजाला देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रफ, ये वाला ट्रफ, और ये बीच वाला, ये वाला क्या है? अरे देखो तो यार, ये ट्रफ है, ये वाला डॉट 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 डॉट, और ये वाला पूरी लाइन। क्रिस्ट ट्रफ यहां मिले और यहां मिले और यहां मिले। ये जो बीच में ऐसे जा रहा है, ये वाला हिस्सा, यहां आई मैक्सिमम मिनिमम। इस एरिया में जहां मैं डॉट डॉट, जहां मैं बना रहा हूं ब्लैक से, ये मत सोचना वहां अंधेरा है, ये मत सोचना वहां अंधेरा है, नहीं तो तुम बच्चे समझ भी लेते हैं कि सर ने जहां ब्लैक बनाया है आई मिनिमम वहां है। नहीं, जहां ब्लैक बनाया लाइट वहां है, और जहां व्हाइट दिख रहा है वहां, ये ऐसा है जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं, कहते गजब का दोष है ये, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो यहां पर आई क्या है? बीच वाले में आई मिनिमम, आई मैक्सिमम है। यहां पर तो कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। और यहां बीच में आपने बताया कि यहां आई मिनिमम है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है कि नहीं है? तो विनाशी व्यतिकरण होता है। और इसके हिसाब से आपको कैसा मिला? पैटर्न मिला ना एक। देखो ध्यान से देखो, आपको लाइट का एक क्षेत्र मिलता है, एरिया मिलता है, रीजन मिलता है कि नहीं है? और
सीरियल से नहीं, ऐसा नहीं कि पहले डार्क 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 एक तरफ और ब्राइट 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 एक तरफ, ऐसा नहीं है। कैसा मिल रहा है? एक बार अल्टरनेटिंग मिल रहा है, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर नीचे क्या मिलेगा, फिर ऐसा डार्क मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। व्यतिकरण प्रतिरूप के नाम से इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है, जो हमें स्क्रीन पर व्यतिकरण के दौरान दीप्त और अदीप्त अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के एकांतर क्रम में क्षेत्र प्राप्त होते हैं, पट्टियां प्राप्त होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यतिकरण प्रतिरूप, इंटरफेरेंस पैटर्न के नाम से जानी जाती है। आफ्टर इंटरफेरेंस जो हमें स्क्रीन पर मिलती है अल्टरनेटिंग क्रम में, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो हमें रीजन मिलता है, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया व्यतिकरण प्रतिरूप। अगर डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन में भेज दूंगा, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेरेंस पैटर्न समझ में आया सबको? समझ में आया? इंटरफेरेंस पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, कैसा मिलता है हमें हमेशा। ये इसके ऊपर ध्यान से देखो, अगर कहीं अगर कट रहा हो तो और तो कहीं है ही नहीं, है ना, जहां तक होना था वो वही है। आगे ध्यान से देखिए, ये वाला, इधर देख बेटा, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, ध्यान से देखिए, ये डार्क छोड़ दिया मैंने, ठीक है, लेकिन इसके नीचे देखो, ये फिर ये फिर ये, फिर से आपको कैसा फील्ड मिल गया? ब्राइट, मतलब आई मैक्सिमम मिल गया। समझे ना? इन जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, इन पैटर्न को कहा जाता है पट्टियां। क्या मिलता है? पट्टियां, जिन्हें कहते हैं फिजिक्स में फ्रिंज। क्या कहते हैं? फ्रिंज के नाम से जानते हैं। और जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है यहां उजाला होगा, इसलिए कहते हैं ब्राइट फ्रिंज। कैसी फ्रिंज? ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट का मतलब उजाला वाली फ्रिंज, जिसे आप कहते हो दीप्त फ्रिंज। दीप्त का मतलब तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में, दीप्त स्रोत अदीप्त स्रोत नहीं पढ़ते, चलो कोई बात नहीं। जिसमें उजाला होता है उसे दीप्त कहते हैं। तो अच्छा, अब बताओ आई मिनिमम वाले का नाम कौन सा फ्रिंज होगा? अदीप्त। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा ब्राइट। अरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना, कैसा? डिस्ट्रक्टिव होगा। तो आई मिनिमम जो होगा, आई मिनिमम, इसकी वजह से जो फ्रिंज मिलेगी उस फ्रिंज का नाम होगा अदीप्त फ्रिंज, जिसको आप लोग बोलोगे डार्क फ्रिंज के नाम से जाना जाएगा। समझ में है ना? व्हाट आर फ्रिंजेस? फ्रिंज किसे कहते हैं? फ्रिंज कुछ नहीं है, इंटरफेरेंस पैटर्न को ही फ्रिंज कहते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण प्रतिरूप को ही क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। उसमें से हमारे पास दो तरीके की फ्रिंज हो गई, एक दीप्त और एक अदीप्त, ब्राइट और डार्क। ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी हमको? जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा भाई। और डार्क कब मिलेगी? जब आई मिनिमम होगा, है कि नहीं है? यानी जब पाथ डिफरेंस n-1/2 लैम्डा होगा, जब फेज डिफरेंस 2n-1 इंटू पाई होगा, है कि नहीं है? ये सब चीजें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के बारे में। क्लियर हुआ ये टॉपिक? समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है? इंटरफेरेंस से दिखा सबको? ये डॉट डॉट वाला क्या है? गर्थ है क्या? ट्रफ है। और ये पूरी फुल लाइन वाला क्या है? रियल लाइन वाला, वर्चुअल लाइन वाला आपने ट्रफ बताया। और ये वाला है, और जब स्ट्रिंग मिलेगा, गर्थ मिलेगा, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम जाएगा। और जब स्ट्रिंग और गर्थ यानी क्रिस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। और वहां पर क्या मिलने वाला है आपको? ब्रेक, मतलब ब्रेक कह रहे हैं, आई मिनिमम मिलने वाला है, मिनिमम इंटेंसिटी होगा। और वहां पर आपको डार्क पैटर्न देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम मेरे से अच्छा बना है ना, भरोसा हो तो देख लेना घर जाके। तो भरोसा था ना मेरे पे? सर भरोसा मेरे पे नहीं है, इस डायग्राम पे भरोसा है कि इससे अच्छा तो मुझे वहां देखने को मिलेगा। आपको भेजा भी जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगले टॉपिक का नाम लेकर चले? अरे चले अगले टॉपिक का नाम। क्या शकल बना रहे हो तुम लोग? ऐसा लगता है जैसे कि चौंक गए। अच्छा मेरा एक सवाल, इसमें तुमको क्या देखने को मिला? पैटर्न देखने को मिला। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। सबसे पहला कि मान लो मैं बीच पे बैठा, यहां से कितनी दूरी पर चौथी ब्राइट है, कितनी दूरी पर पांचवी डार्क है? ऐसा सवाल आ सकता है। डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज, किसी भी फ्रिंज की डिस्टेंस पूछ सकता है, सेंट्रल वाले से कहीं से भी पूछ सकता है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या पूछ सकता होगा? आप सोचो दूसरा क्या पूछ सकता है? दूसरा ये पूछ सकता है कि ये कितनी दूरी तक है, इसकी थिकनेस कितनी है, आई मैक्सिमम जो मिला है कितने रीजन के लिए मिला, कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, कितने क्षेत्र में ये है, कितने क्षेत्र में ये है। इसे कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ के नाम से जाना जाता है। दो चीजें पढ़ना है,
एक किसी भी फ्रिंज की दूरी पर्दे पर, पहला चीज। दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए अलग अलग पढ़ोगे। और दूसरा फ्रिंज की चौड़ाई, थिकनेस ऑफ एनी फ्रिंज। तो फ्रिंज की चौड़ाई बताना है तो सेम सेटअप को इंस्टॉल करा। ये तो हो गया कैसा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम लोग थ्योरेटिकल सेटअप जो लेकर के चलते हैं, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करा गया था। ये पानी वाला तुमको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हाथ में 2 बॉल लीजिए और दोनों को एक साथ टाइप करिए तो आपको ऐसी ऐसी लहरें दिखती हुई मिलेंगी। तो कहीं लहरें मैक्सिमम दिखेंगी, कहीं खूब ऊपर उठी हुई दिखेंगी, कहीं खूब नीचे धसी हुई दिखेंगी। धसी हुई दिखी मतलब क्रिस्ट और ट्रफ मिल गए भाई, और उठी हुई दिखने मिल गई मतलब क्रिस्ट मिल गए। मिल गए नहीं मिल गए? जहां मिलेगा, अरे भाई जहां मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा तो बढ़ जाएगा। कैसी फ्रिंज मिलेगी? दीप्त फ्रिंज। क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? चलो मिटा दूं? अरे मिटा रहे क्या? मिटाना जा रहा है। और अगले टॉपिक का नाम लिखो। ये था इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में। अब है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ध्यान से देखना, डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। चलो करते हैं, समझते चलते हैं भाई सीधे। ये S1, ये S2, ये S, बीच की दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इसके सामने कैपिटल D डिस्टेंस की दूरी पर एक स्क्रीन रखी गई, ठीक है। चलते हैं, अब इंटरफेरेंस करते हैं। एक वेव यहां से चलेगी S1 से, दूसरी S2 से चलेगी, है ना। तो एक S1 से चलाते हैं, एक S2 से चलाते हैं और देखते हैं वहां पर जो पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहले इनको मैं बीच में तोड़ देता हूं, एकदम मीन पोजीशन वाला। ये मान लिया जाए। अब आपको लग रहा होगा अगर डायमेंशन बहुत बड़ी बड़ी होती तो यहां बीच में जितनी जो डायमेंशन इसकी है ना, उतनी ही डायमेंशन की यहां शैडो नजर आती, छाया आती ना। लेकिन अगर डायमेंशन कम होगी ना तो आपको यहां भी उजाला देखने को मिल सकता है, उजाला अंधेरा, वो ब्राइट डार्क वाला पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो वही इंटरफेरेंस कराना है। इंटरफेरेंस जरूरी नहीं है कि एकदम सेंटर पे आके कराओ, कहीं भी जाकर के इंटरफेरेंस करा सकते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के इंटरफेरेंस कराया इतनी दूर वाला, यहां पर एट पॉइंट P, है ना। इस पॉइंट का मैंने नाम लिखा C, है ना। इस पॉइंट का नाम रखा मैंने, सेंटर है तो O। इस पॉइंट का नाम क्या रखा मैंने? C, ठीक है, ये रखा। और P की मैंने क्या कहा था कि सवाल क्या, कॉन्सेप्ट क्या आएगा हमारे लिए? डिस्टेंस बताओ, कितनी दूरी पर आप गए। कोई भी इंटरफेरेंस हो रहा है, जरूरी नहीं कौन सा हो रहा है, कोई भी, कौन सा हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है ना, संपोषी विनाशी दोनों हो सकता है। मैंने मान लिया कि y डिस्टेंस पर, O से कितनी दूरी पर, y दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। सेंटर से y डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। कहां हो रहा है? अकेले होगा क्या? दूसरी वाले को भी तो चलना पड़ेगा ना, यहां से दूसरी वेव को भी चलना पड़ेगा। और ये जा रही है वहां पर P के पास, वहां पर जाकर के इंटरफेरेंस हुआ। कौन ज्यादा दूरी चल रही है, S2P या S1P? S2P। क्या S2P ज्यादा दूरी चल रही है? पाथ डिफरेंस आया कि नहीं आया? देखा, इसीलिए पाथ डिफरेंस पढ़ाया गया था आपको। डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव के लिए, संपोषी के लिए क्या होता है? n लैम्डा, और दूसरे के लिए, विनाशी के लिए n-1/2 लैम्डा। इसका मतलब यहां वो कॉन्सेप्ट आएगा नहीं आएगा? अब मुझे समझ में आया कि बाकी सब एकदम क्लियर है, सब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब क्योंकि वहां पर ऐसा है, अब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ा सा अच्छे से जानबूझ के इसको करा जाता है, ऐसे एकदम बीच से, ठीक है, एकदम बीचों बीच से, है ना। और बस बाकी सब क्लियर है। कौन ज्यादा बताया था आप लोगों ने? S2P ज्यादा बताया था। अगर मैं यहां से एक नॉर्मल लूं, ऐसे, ये A, ठीक है। अगर मैंने एक ऐसा नॉर्मल लिया 90 डिग्री वाला, इसमें नॉर्मल डाला, अब आप क्या कह सकते हो कि कौन कौन इक्वल हैं? S1P और मैंने नॉर्मल ही ऐसे इंसिडेंट किया, उसके ऊपर ड्रॉ किया कि S1P किसके बराबर हो जाए? AP के। पाथ डिफरेंस कितना आ गया? S2A का। अरे कितना आया? S2A। समझ में आ रहा है ना डायग्राम से? समझो ध्यान से, जो लिखा जा रहा है ध्यान से देखिए। शुरू में आपने YDAC, टॉपिक का नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आप देखो,
आप लोगों ने जो जो बताया मैं वही आपका ही डेटा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए कौन ज्यादा है, S2P इज ग्रेटर देन S1, सही लिखा गया है, ठीक है। S1A इज परपेंडिकुलर, S1A परपेंडिकुलर ऑन S2P। अब आप लोगों ने लिखा सर जो S2P है, ध्यान से देखिएगा, जो S2P है, अच्छा सच एज किस हिसाब से, इस हिसाब से डाला सच एज कि S1P किसके इक्वल हो जाए, वेरी गुड, मैंने इस हिसाब से जानबूझ के अपनी स्टडी को आसान करने के लिए। अब आप लोग देखो S2P बराबर क्या लिख सकते थे, S2P बराबर S2A प्लस AP, क्या लिखा जा सकता है, AP बराबर क्या है S1P, तो S2P इज इक्वल टू S2P प्लस S1P, सही लिखा गया है, नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को, तो यहां से H2A बराबर क्या हो जाएगा, H2P माइनस S1P, इसमें से इसको घटा दो, तुम्हें अपने आप पार्ट रेफरेंस मिल जाएगा। कहां, पहली लाइन में कहीं S1 रहेगा, क्यों बेटा, H2P किसके बराबर है, H2A प्लस AP के, सही है ना, तो H2P बराबर H2A प्लस S1P, क्योंकि AP की जगह पर क्या लिख सकते हैं S1P, ये हो गया आपका, यही कहलाएगा आपका डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस, क्या कहलाया, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स कुछ ना कुछ तो आएगा, यही हो गया आपका पाथ डिफरेंस, दिस H2A इज पाथ डिफरेंस। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको केवल समझने की जरूरत थी, इसको केवल समझने की जरूरत थी, ठीक है, बाकी सारी चीजें क्लियर है, यहां पर वो डिस्टेंस y क्लियर है, ये डिस्टेंस d क्लियर है। अब इसमें जरूरत है जिस चीज को समझने की, पढ़ने की, वो आता है एंगल की, तो एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा, एकदम बीच वाला एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, क्यों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक, ये भी थीटा ही होगा, बट व्हाट इज द रीजन दोनों एंगल का थीटा होने का। अच्छा सोचो, मत सोचो, मैं बता रहा हूं, क्योंकि तुम दिमाग लगाओगे, अगर जैसे जैसे मैं P को नीचे लेकर के आऊं, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा घटेगा, P को नीचे लाऊंगा, हाँ, P को नीचे लाओगे तो ये लाइन क्या कम होती जाएगी और ये लाइन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, और क्या यहां पर आने के बाद क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा मोमेंट आएगा यहां पर, अगर P यहां पर आ जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तब कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, कोई एंगल भी नहीं होगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ये लाइन नीचे आएगी, वैसे वैसे ये लाइन भी तो उधर जाएगी, ये कम होगा कि नहीं कम होगा, ये वाली लाइन कम होगी कि नहीं कम होगी, यानी जैसे जैसे ये लाइन नीचे आएगी, जैसे जैसे ये एंगल थीटा छोटा होगा, वैसे वैसे क्या ये वाला भी थीटा छोटा होगा, यानी ये थीटा और ये थीटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोहेरेंट समझ लो, जैसे अभी थोड़ी देर पढ़ाया था, ये थीटा, जैसे जैसा ये थीटा छोटा होगा वैसे वैसे ये थीटा भी छोटा हो रहा है, यानी ये, इसलिए दोनों को क्या लिखा गया, जो थीटा ये है वही थीटा वही है, दोनों एंगल सेम है, समझ में आया ना। अब आप ट्रायंगल लगाइए और ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, क्या दो दो राइट एंगल दिख रहा है सबको, कौन कौन से दो दो राइट एंगल, एक तो थीटा थीटा वाले देखना बेटा, थीटा थीटा वाले देखना, ये मत देखना कि सर यहां बाहर चले जाए हम, बोलो क्या POC, क्या पहला ट्रायंगल दिखा, और दूसरा S1 S2A, क्या दो ट्रायंगल है मेरे पास, है कि ना, तो पहला ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल S1 S2A, इन ट्रायंगल S1 S2A क्या क्या पता है तुमको, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा क्या लगाओगे, सब लोग बताओ, साइन कॉस tan क्या लगाएगा, S1 S2A में साइन कॉस tan, क्या तुमको ये पता है कि नहीं, तुम्हें ये पता है, साइन लगाओगे कॉस लगाओगे tan लगाओगे, क्या साइन लगाओगे, क्या तुम्हें परपेंडिकुलर पता है, लंब, कर्ण पता है कि आधार पता है, बेस हाइपोटेन्यूज, क्या 90 डिग्री के सामने वाला पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या साइन थीटा लगाऊंगा, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन सही लिखा गया है, दिमाग लगा के बताना, सही है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। दूसरा ट्रायंगल पकड़ो, अच्छा दूसरा ट्रायंगल पकड़, अच्छा एक सेकंड रुक जा, इसी पे मैं करा देता हूं ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, बार बार दोबारा ना लिखना पड़े, ये एंगल बहुत बड़े होंगे बहुत छोटे होंगे, आ गया वही काम, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा डेल्टा एक्स अपॉन डी। दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल दूसरा वाला देखो POC, साइन कॉस tan
साइन कॉस टेन, सब लोग देखो, साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे, टेन लगाओगे, साइन कॉस टेन। अभी तो साइन लग रहा था। क्या तुम्हें ये थीटा क्या परपेंडिकुलर पता है? तुम्हें हाइपोटेनस थोड़ी पता है, कर्ण थोड़ी पता है, तुम्हें तो बेस पता है कितना है, डी। तो ये कॉमन सेंस डेरिवेशन करते समय याद नहीं किया जाता, सोचा जाता है खुद से कि हाँ हम कैसे करेंगे इसको। तो मैंने लिखा कि पीसीओ वाले में क्या लगाऊंगा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा इक्वल टू y अपॉन कैपिटल डी। क्या आपको नहीं लगा थीटा थीटा इक्वल है? अगर थीटा थीटा इक्वल है तो क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स अपॉन डी इक्वल टू y अपॉन डी। यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, d डेल्टा x अपॉन डी। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा, हो जाएगा, d dx अपॉन डी जैसा कुछ हो गया, dy बराबर dx, dy बराबर बट डेल्टा x। अब डेल्टा x क्या चीज है, डेल्टा x क्या चीज है बेटा, डेल्टा x क्या चीज है, पाथ डिफरेंस, पथांतर है ना, यही तो तुम्हारा क्या चीज है, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस आपने कितने पढ़े हैं, ये y क्या चीज है, किसी भी फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस, ओ से डिस्टेंस, किसी भी फ्रिंज की सेंटर से डिस्टेंस होता है y इक्वल टू डी डेल्टा एक्स अपॉन डी। ये हो गया मेन फार्मूला, ओरिजिन फार्मूला सबसे जरूरी। अब सबको पता है फॉर सी आई, व्हाट इज सी आई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा एक्स कितना होता है, डेल्टा एक्स कितना होता है, सोच अगर मैं डेल्टा एक्स यहां पे एन लैम्डा रखो तो क्या मुझे ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता लग जाएगी कहीं से भी, तो y लिखा जाएगा फॉर ब्राइट, y फॉर एनी ब्राइट, क्या लिखा डेल्टा एक्स जहां पर n लैम्डा, तो n लिखा और मैंने लिखा d लैम्डा अपॉन d। आसान था फार्मूला, ये जरूरी है सर सी आई, मैंने तो डी आई भी पढ़ा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी प्रतिकरण। तो विनाशी प्रतिकरण के लिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स कितना होता है, n माइनस वन अपॉन टू लैम्डा। अरे यही तो फार्मूला सीखा है, तो वहां से y फॉर एनी डार्क बराबर लिखा जाएगा, डेल्टा एक्स चेंज करो बस, डेल्टा एक्स n माइनस वन बाई टू, n माइनस वन बाई टू डी लैम्डा अपॉन डी, ये हो जाएगा। एक चीज है जो हमेशा साथ है, डी लैम्डा अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी हमेशा साथ है। आपने क्या बताया, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस, किसी भी कोई भी दीप्त फ्रिंज की दूरी बतानी है, सीधा ये फार्मूला, या तो तुम ये याद रखो बार बार डेल्टा एक्स चेंज किया करो, या तो ये याद रखो, मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी है, डायरेक्ट लगाओगे, वरना तुमसे गलती हो जाएगी। यहां पर डेल्टा एक्स पता नहीं होगा, भूल गए तो बोलोगे नहीं, फार्मूला याद रखिए, ठीक है। आज के लिए नहीं, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, धन्यवाद।